Okay, so now we are going to start with the topic vectors. ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा ये आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 10 है अपने एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग। इसमें से सिलेबस से क्या हटाया गया है? सो द ओनली थिंग व्हिच हैज बीन रिमूव्ड इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, खाली ये रिमूव किया गया है, इसके अलावा और कोई भी चीज रिमूव नहीं की गई है। आनंद पूछ रहे हैं कि सर पहले 3D पूरा खत्म कर देते, वो थोड़ा हार्ड चैप्टर है ना। आनंद 3D में ना बहुत सारी चीजें सॉल्व करने के दौरान वेक्टर का लॉजिक यूज होते रहता है, तो वेक्टर को समझकर ही 3D को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे 3D में कुछ ऐसे लॉज है जहां पे डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, कुछ ऐसे लॉज है जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पहले हमको वेक्टर्स में पढ़ना होगा। मानता हूं कि फिजिक्स में आपने नॉलेज ले रखी होगी, बट बहुतों को उसमें दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जितने भी लॉज है ना आनंद 3D में, वो सारे लॉज के दो फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म है, एक कार्टेशियन फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में जाने के लिए ना हमको फिर वहां पे वेक्टर को रिजॉल्व करना, ब्रेक करना होता है आई जे के टर्म्स में। तो वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी कहीं ना कहीं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये वेक्टर अलजेब्रा जो होता है वो आपका एक तरीके का टूल होता है 12th का 3D ज्योमेट्री को समझने के लिए, है ना। अब मैंने अगर कल 11th का 3D पढ़ाया था तो वो इसी लॉजिक से पढ़ाया था कि वेक्टर 3D वाले पार्ट में आपको दिक्कत ना हो। लेकिन अगर हम सीधे 12th वाले 3D पे जंप कर जाएंगे तो कुछ ऐसी जगह हो सकता है जहां पे लोगों को प्रॉब्लम हो समझने में, ठीक है। बिकॉज वेक्टर्स पूरा 3D में ना लॉज आया है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आए हैं, लेकिन जब आप लिखोगे ना, राइटिंग उसके जितने भी थ्योरम्स है या क्वेश्चन है, जब उसको सॉल्व करोगे तो बिना वेक्टर का कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। बिना वेक्टर का यूज किए हुए वहां पे कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता है। तो इसीलिए हमको पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है, ओके। रेस्ट एश्योर्ड वेक्टर्स आज जैसे ट्यूसडे है तो स्लाइड्स अगर प्रॉपर बनी रहेंगी तो हम 5 दिनों के अंदर वेक्टर्स खत्म कर पाएंगे, मतलब सैटरडे के एंड तक शायद हम वेक्टर्स पूरा खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते, रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूं, राइट। तो वेक्टर अलजेब्रा, अब वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आपको ऑलरेडी पता है। इन दिस चैप्टर वी विल कम टू नो अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एंड हाउ दे आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। ये देखो, ये थोड़ा फिजिक्स वाला लॉजिक है, मैंने बस स्टार्टिंग में डाल दिया है। Following are some uses where vectors are following are some examples where vectors are used. आप लोगों ने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे होंगे जहां पे वेक्टर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इन द गेम ऑफ कैरम बोर्ड, खेलते तो है अभी। तो कैरम बोर्ड के गेम में क्या होता है, जो स्ट्राइकर है उस स्ट्राइकर को आप हिट करते हो, है ना। जैसे मान लो कि इसको हिट कर रहे थे, तो इसको हिट कर रहे हो तो एक स्पीड लगा, एक स्पीड आया है उसमें, और आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको हिट किया होगा, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेक्टर का यूज होता है। देन मोटर, मोटर से जो पानी हम ट्रांसफर करवाते हैं ना, पंप करवाते हैं, या फिर गाड़ी में मोटर क्या करता है, पावर ट्रांसफर करता है, ठीक है। मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क व्हिच इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये अब मोटर का भी जो प्रिंसिपल है कहीं ना कहीं वेक्टर का लॉजिक से काम करता है। मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। व्हेन द मोशन ऑफ द एरोप्लेन इज कंसीडर्ड, व्हेन द मोशन इज कंसीडर्ड, तो उसके दोनों चीजें देखी जाती है, एक स्पीड भी देखा जाता है और दूसरा देखा जाता है कि किस डायरेक्शन में वो हवा में उड़ रहा है ना। सो एरोप्लेन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द स्काई, एरोप्लेन विल हैव बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें, इनफैक्ट अगर मैं एक बार जल्दी से आपको ले चलूं आपके क्लास 12th, तो अगर आप क्लास 12th का स्टार्टिंग बुक तो आई थिंक सबको एक बार स्टडी जरूर करते हो, तो वहां पे भी यहाँ स्टार्टिंग में यही लिखा हुआ है कि वेक्टर्स जो है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर हाइट, तब आप एक डेफिनेट आंसर दोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू गिव पास टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम,
फुटबॉल प्लेयर को किस तरीके से बॉल को हिट करना चाहिए ताकि वो एक अपने दूसरे टीम मेंबर को पास कर सके। तो अब यहाँ पे पहले वाले ऑब्जर्व दैट द आंसर टू द फर्स्ट क्वेरी में बी 1.6 मीटर्स। हाइट पूछा गया तो शायद वहां पे आंसर 1.6 मीटर्स आएगा। अ क्वांटिटी दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन वैल्यू मैग्नीट्यूड व्हिच इज अ रियल नंबर। इसी तरीके की क्वांटिटीज को स्केलर कहते हैं। लेकिन जो दूसरा सवाल था कि फुटबॉल प्लेयर किस तरीके से हिट करेगा बॉल को, however an answer to the second query is a quantity called force। अब यहाँ पे ऑब्वियसली किक कर रहा है मतलब फोर्स लगा रहा है, और फोर्स में क्या होता है कि स्ट्रेंथ भी आएगा जो कि मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन भी आएगा कि किस डायरेक्शन में दूसरा प्लेयर पोजीशन पे आप उस डायरेक्शन में बॉल को किक करोगे, है ना। इस तरीके के चीजों को कहा जाता है, इस तरीके की क्वांटिटीज को कहा जाता है वेक्टर्स। तो आप लोगों ने क्या कहते हैं फ्रीक्वेंटली स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज को डील करते रहते हो, है ना, उसके बारे में बात होते रहती है। तो वही स्टार्टिंग में भी मैंने 2-3 एग्जांपल्स रखे थे इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में नॉर्मल बात की जा रही है कि मान लो लेट एल बी एनी स्ट्रेट लाइन इन प्लेन और 3 डायमेंशनल स्पेस। कोई भी एक लाइन अज्यूम कर लो, आइदर वो एक प्लेन पे है या फिर एक 3 डायमेंशनल स्पेस पे है। ये जो ये लाइन है, दिस लाइन कैन बी this line can be कोई निशांत करके आया था, कौन है ये? Okay, so this line can be given 2 directions by means of arrowhead। सिंपल सी चीज है ना स्टूडेंट, अगर आपने यहाँ पे एक नॉर्मल सी लाइन ड्रॉ की है तो अब इस लाइन को आप 2 डायरेक्शन दे सकते हो, या तो ये डायरेक्शन दे सकते हो या फिर ये डायरेक्शन दे सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई कि कोई भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो उस लाइन को हम 2 डायरेक्शन दे सकते हैं बाय मींस ऑफ एरोहेड। एरोहेड ये जो है इसी को एरोहेड कहते हैं। तो a line with one of these directions, a line with one of these directions prescribed is called a directed line। तो ये वाली लाइन हो गई या फिर ये वाली लाइन हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज ना आपके एनसीईआरटी में है, मैंने वही से इनफैक्ट इसको पिक किया हुआ है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, सेम यही चीज मैंने उठाई हुई है। क्लियर? तो डायरेक्टेड लाइन क्या होगा, अ लाइन विद एरो हेड ऑन इट, जिसके ऊपर आपने एरो लगा रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये डायरेक्टेड लाइन हो गया, ये डायरेक्टेड लाइन हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड वाले का बाकी दोनों से क्या डिफरेंस है, तो क्या बताओगे? ये दोनों आपके लाइन थे, है ना, ये और ये आपके लाइन थे, बट ये आपका क्या है, दिस इज अ डायरेक्टेड, दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। हाउ कम? अगर आप इस लाइन के ऊपर, अगर आप इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स फिक्स कर देते हो ए और बी, तो अब आपने इस लाइन को क्या कर दिया, इसके एंड पॉइंट्स मान लो फिक्स कर दिए, तो अब ये बन गया एक लाइन सेगमेंट, है ना। अब ये एक ऐसा एरो है जिसके एंड पॉइंट्स भी पता है और जिसका डायरेक्शन भी पता है। तो इसी तरीके के डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को कहीं ना कहीं कहा जाता है वेक्टर्स। ठीक है, इन्हीं को कहीं ना कहीं कहा जाता है वेक्टर्स। क्लियर? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वर्ड देखो, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस यही होता है ना कि लाइन के एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं होते हैं, जबकि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स क्या क्या है, ए है और बी है। ठीक है, अब यहीं पे ए बी को ही हमने क्या नाम दे रखा है, डायग्राम के हिसाब से ए बी को ही ए वेक्टर बोल रखा हुआ है। ठीक है ना, ए बी को ही ए वेक्टर बोल रखा हुआ है। तो फाइनली बात करते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो से। आपने नोटिस किया होगा जनरली जैसे ए बी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, तो ए बी लिख देते हैं हम लोग और उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, जिसमें हमको ये पता चलता है कि ये ए जो है ये क्या होता है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, है ना। आईपी लिख देता हूँ सिंपल सा, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड बी इज द फाइनल पोजीशन। जैसे आप इस एरो को देखो, तो इस एरो में ये टेल हो गया, इनिशियल पोजीशन को टेल भी कहा जाता है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन को टेल भी कहा जाता है और फाइनल पोजीशन को हेड भी कहा जाता है। ओके,
तो यहाँ पे ए आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, बी आपका फाइनल पोजीशन हो गया जो कि टर्मिनल पॉइंट भी है, टर्मिनल पॉइंट कह लो, फाइनल पॉइंट कह लो, और ए से लेके बी तक का जो दूरी है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब जैसे यहाँ पे एरो किस तरफ दिख रहा है आपको, एरो दिख रहा है इस तरफ, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें डिस्कस की है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स आर क्वांटिटीज व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहीं ना कहीं एरो का यूज करते हैं। एरो आपको वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। अगर हमारा वेक्टर है ए बी, तो हम ए बी लिखेंगे, उसके ऊपर छोटा सा एरो लगाएंगे जिसमें ए आपका इनिशियल पॉइंट होगा, टेल कहते हैं उसको, बी आपका फाइनल पॉइंट होगा या टर्मिनल पॉइंट, उसको हेड कहते हैं। ये चीजें आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखी होंगी, बट एक क्विक रिवीजन करना जरूरी है। टॉपिक शुरू करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में ए क्या है, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी स्टार्ट। जहां से हमारा वेक्टर शुरू हो रहा है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है, जहां पे हमारा वेक्टर एंड हो रहा है ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट is called the magnitude. Okay, कोई दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं फिर। शुभम अनम्यूट करना। यस सर। कितना बज रहा है? 12:18। कितने बजे से क्लास थी? 12 बजे। तो इतना जल्दी क्यों ज्वाइन किए फिर? पूजा है घर पे, इसीलिए लेट हो गया। ये क्या कहते हैं, पहली वाली क्लास अटेंड किए थे? पिछले वाला? हाँ, नो सर। नहीं किए थे। तो क्लासेस को बीच में ज्वाइन करके समझ पाओगे, ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, या तो आप क्लासेस को बिल्कुल ज्वाइन मत करो, क्लास के बाद रिकॉर्डिंग देखो, या बीच में जो ज्वाइन करते हो वो फिर टाइम वेस्ट होता है। तो इन सब चीजों को बेसिकली थोड़ा ध्यान रखो यार। ठीक है, फाइन। थर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई खास जानने वाली चीज नहीं थी, ये सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स। रहा बात नोट करने के लिए, तो आफ्टर द क्लास आई विल सेंड यू द फाइल, आप नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास में थोड़ा थ्योरी ज्यादा चलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कम से कम कितने हैं, लगभग 33 पेजेस का टोटल स्लाइड है। तो अभी हम 8वें नंबर स्लाइड पे हैं। तो आज थोड़ा सा ज्यादा थ्योरी है, जिसमें से बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है अगर आपने फिजिक्स में वेक्टर्स अच्छे से कर रखा है तो। क्लियर? सो आफ्टर द क्लास टॉपिक अभी समझ जाओ, क्लास के बाद जब बैठ के एक बार नोट्स खोलोगे अपने नोट्स बनाने के लिए तो फाइल का हेल्प ले लेना। ठीक है, आनंद कह रहे हैं सर फिर 33 पेज लिखेंगे। नहीं आनंद, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे क्वेश्चन है, फिर मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, तो आपको 33 पेजेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे स्पेलिंग का साइज बड़ा बड़ा है। क्या डाउट, क्या सवाल पूछ रहे हो? सारी चीजें सिलेबस का पूछ रहा हूँ, अब जितने पेजेस का होगा लिखना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। अगेन ये आप लोगों को आइडिया ऑलरेडी है। Scalar are physical quantities that have only magnitude. Example, mass, length, time, and temperature. Vectors are quantities which have both magnitude and direction. For example, velocity, force, etc. Okay, it can be represented by arrow in the space. तो स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस सबको पता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये सारे टर्मिनोलॉजीज अपने दिमाग में क्लियर रखने होंगे आप सबको। आपको पूछूंगा अगर कि पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आपको बोलना आना चाहिए। So position vector of a point, a vector that indicates the position of a point in a coordinate system is called the position vector.
अगर हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए एक वेक्टर का हेल्प लेते हैं, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए एक वेक्टर का हेल्प लेते हैं, तो वो होता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सपोज वी हैव अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट O, then we can specify the position of a given point P with respect to O। कभी भी हम किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर देखेंगे ना, तो हमको पोजीशन वेक्टर बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। हवा में वो पॉइंट है, बता नहीं पाओगे ना। अगर आप उसका पोजीशन को लोकेट कर रहे हो या पोजीशन को इंडिकेट करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक रेफरेंस पॉइंट से इंडिकेट करोगे। तो जनरली वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होता है। So suppose we have a fixed reference point O, then we can specify the position of P with respect to O by means of a vector having magnitude and direction represented by directed line segment OP। तो अगर आपको P पॉइंट का पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे? आप पहले एक रेफरेंस पॉइंट लोगे O को P से करोगे ज्वाइन। तो O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो उस पोजीशन वेक्टर का हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और O से P की तरफ का जो डायरेक्शन होगा वो उस वेक्टर का हो जाएगा डायरेक्शन, और वो जो OP है वो आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन जाएगा। और वही डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वहां पे क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, वही कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होगे। ये आपका पॉइंट P था। ठीक है, अब इस पॉइंट P में ये हमने फिक्स पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट लेना है, तो ये हमारा ये हो गया। So this is our reference point. This is our reference point. अब इस reference point को हमने join कर दिया P के साथ। ओके, तो अब O से लेके P तक का जो लेंथ है वो आपका पोजीशन डिस्टेंस हो गया, और आपका वो जो एरो है वो आपका डायरेक्शन बता रहा है कि आपका जो P पॉइंट है वो आपका O पॉइंट से किस डायरेक्शन में दिख रहा है। R वेक्टर क्या है? तो R वेक्टर यहाँ पे आपका OP वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, R वेक्टर आपका यहाँ पे OP वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो, अब ये वर्ड जो आ रहा है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये चीज तो समझने के लिए हमको कल की क्लास की जरूरत पड़ेगी ना कि अच्छा 3 डायमेंशनल क्या होता है। तो इन अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इफ O इज ओरिजिन, अगर O ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 हो जाएंगे। एंड अगर P कोई भी एक पॉइंट है x, y, z, x, y, z उसके coordinates हो गए। So in this situation position vector of P will be xi cap plus yj cap plus zk cap। इस केस में आपका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा P पॉइंट का? वो आपका हो जाएगा xi cap yj cap zk cap। ये कह सकते हो कि आपका जो x कोऑर्डिनेट था उसको आपने i कैप के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस y जो था y कोऑर्डिनेट आपने उसको j कैप के साथ मल्टीप्लाई किया, z जो था आपने उसको k कैप के साथ मल्टीप्लाई किया। अब जिनके मन में डाउट आ रहा है कि व्हाट इज दिस i j k, फिजिक्स वाली चीज अगर नहीं याद है तो थोड़ा आगे इसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे लिख रखा हुआ है दैट i, j and k denotes the unit vector in terms of x, y and z axis। यूनिट वेक्टर भी आगे मैंने रखा हुआ है एक स्लाइड में। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझो। ये वाली स्लाइड अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो इट्स कंप्लीटली फाइन, आगे इसका प्रॉपर डिस्कशन होगा। अभी फिलहाल आपसे ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है। तो उस पॉइंट का पोजीशन को लोकेट करने के लिए अगर आप एक वेक्टर का इन पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, लोकेट करने के लिए अगर आप एक वेक्टर का हेल्प लेते हो, तो उसी वेक्टर को कहा जाएगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब वो हम लोकेशन कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम लेते हैं एक रेफरेंस पॉइंट। जनरली वो रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट को हम एक लाइन से मान लो ज्वाइन कर दिए, तो वो हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो जाएगा, जिसका एंड पॉइंट्स होगा OP और जिसका डायरेक्शन होगा O से P के तरफ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ज्यादा ब्रेक करके बताया गया है, उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दिया है। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ठीक है, आने वाले स्लाइड में। अब आता है ये अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप इतना मान के चल सकते हो कि श्योर शॉट आपको क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स का, खाली इसी के ऊपर श्योर शॉट क्वेश्चन मिलेगा। 1 मार्क में तो आता ही था, अब क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं
तो स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर वेक्टर 3D से वो कोई 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो दिस विल बी अ वेरी बिग कंटेंडर, है ना, आई एम वेरी मच श्योर। मतलब अब एक नंबर में तो आता ही आता था, 100% आता था। 2 नंबर में थोड़ा सा डाउट है, बट स्टिल। अब डायरेक्शन एंगल क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो पढ़ो इस स्टेटमेंट को, पढ़ो तो सबको पहले एक बार। ओके, तो आई होप सबने पढ़ लिया होगा, है ना। तो ये कह रहा है, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल्स। तो वो चीज क्या होती है, तो ये कह रहा है कंसीडर द पोजीशन वेक्टर ओपी ऑफ अ पॉइंट पी। तो मान लेते हैं कि ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये वाला डायग्राम नीचे, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका पी पॉइंट है। दिस इज आवर पी पॉइंट, ओके, दिस इज आवर पी पॉइंट। अब ये पी पॉइंट रखा गया 3 डायमेंशनल सिस्टम में, ठीक है, 3 डायमेंशनल सिस्टम में। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये एक क्यूबॉइड था, और उस क्यूबॉइड का एक फेस आपका वाईजेड प्लेन पे है, एक फेस आपका एक्सजेड प्लेन पे है, ठीक है। जैसे कल आपको क्यूबॉइड बना के दिखाया था ना, वो वाला इमेजिन करना। अब उस पे ये पॉइंट है पी। अभी जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट आपका कुछ एंगल्स बना रहा होगा हर एक एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ। तो अगर आपका पॉइंट पी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है ना, तो उस अल्फा बीटा गामा एंगल को ही कहा जाता है डायरेक्शन एंगल, ठीक है, उसी को कहा जाता है डायरेक्शन एंगल। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको कह दूं कि आपको एक डंडा दे दूं बहुत बड़ा सा, ठीक है, और मैं बोलूं कि रूम के कोने से आपको डंडे को वो करना है, थोड़ा सा अरेंज करना है, या उसको एक पोजीशन देना है। और उस पोजीशन में मैंने आपको बता दिया कि आपके दरवाजे के पास वाला जो वॉल है, दूसरा वॉल है और ग्राउंड है, ये तीनों प्लेन के साथ मैंने कुछ एंगल दे दिया। तो आप उस तीनों एंगल के हेल्प से ना आप उसका एकदम प्रॉपर पोजीशन फिक्स कर पाओगे, ठीक है। या मैं आपको कह दूं कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, एंड जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो आप उन तीनों के हिसाब से जब उस लाठी को अरेंज करोगे, तो आप एकदम प्रॉपर पोजीशन पे आओगे। और अगर वो काम आपकी जगह कोई और करेगा, तो वो भी सेम एंगल के लिए सेम पोजीशन पे ही लाएगा लाठी को, है ना। तो डायरेक्शन एंगल, ये वर्ड में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है। डायरेक्शन एंगल एक तरीके से आपको बता देगा कि आपका लाठी किस डायरेक्शन में है, और वो आपको कैसे पता चलेगा, तो वो उसके लिए आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ आपको वहां पे एंगल्स दिए गए होंगे, याद रखना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ उसको कहा जाता है डायरेक्शन एंगल। और उसी एंगल्स का जब आप कॉस लगा लेते हो, तो जैसे मैंने आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया था ना, तो उस लाठी के डायरेक्शन एंगल्स क्या हो जाएंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगर उस लाठी में उस एंगल्स पे आपने कॉस लगा दिया, तो cos 30, cos 45, cos 60। अब ये cos 30 की वैल्यू जो होगी, cos 45 की जो वैल्यू होगी एंड cos 60 की जो वैल्यू होगी,
उन वैल्यूज को कहा जाएगा उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है द कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर एंड आर यूजुअली डिनोटेड बाय एल, एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। इसको एल जो होता है ना, एल आपका होता है कॉस अल्फा, एम होता है आपका कॉस बीटा एंड एन होता है आपका कॉस गामा। ठीक है, ये जो नोटेशन है ये हम थ्रू आउट द एनसीईआरटी बुक यूज करते हैं, इवन जेई वगैरह में भी एलिमेंट का मतलब यही रहता है। ओके, तो डायरेक्शन एंगल क्या है स्टूडेंट्स, ऐसे समझो कि अगर ये पेन रखे हैं आप अपने हाथ पे, तो ये पेन आपका, भले अभी इस पेन का एंड पॉइंट फिक्स और ये स्पेस में दिख रहा है, आप इमेजिन करो कि आपको मैंने इस पेन को अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंड करके ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाया, तो वो अल्फा बीटा गामा इस पेन वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन एंगल हो जाएगा। और उसी एंगल पे जब आप कॉस लगा दोगे तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इस पेन वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। अब कॉस अल्फा को हम एल से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को एम से एंड कॉस गामा को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी तरीके का मन में डाउट आ रहा है कुछ भी? अगर कोई किसी के मन में ये आ रहा है कि सर ये कॉस, कोई डाउट है? एनी डाउट्स एनीवन? एनी डाउट्स? कैन आई मूव फॉरवर्ड देन? डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन डेफिनेशन समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो अभी पीछे वाला जो डायग्राम था ना, जो पीछे वाला डायग्राम था, अब इसी डायग्राम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? ये वाला, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस रिजल्ट को कैसे प्रूफ किया गया है, तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये आपका ओपी क्या था, पोजीशन वेक्टर था पी पॉइंट का। अब ये ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो ओपी एक्स एक्सिस के साथ यहां पे एंगल बना रहा है ना। अब वो कैसे पता चलेगा, तो आप उसको ऐसे इमेजिन करो कि आपने ओए पॉइंट को एपी पॉइंट के साथ ज्वाइन किया और फिर ओपी को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका एक ट्रायंगल बनेगा, ये आपका एक ट्रायंगल बनेगा। अब वो ट्रायंगल जब बन रहा है तो पी पॉइंट तो स्पेस में था ना, पी पॉइंट तो आपका स्पेस में था। ओए पॉइंट को अगर ध्यान से देखोगे तो ओए जो है वो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो ओए आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, पी पॉइंट आपका हवा में है, स्पेस में है, तो हमने पी पॉइंट से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर। पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है एक्स एक्सिस के ऊपर जो ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पी ए क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा और वहीं पे 90 डिग्री बनेगा। क्या ये चीज आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो? याद है कल जब हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंसेस वगैरह को लेकर कि अगर p का कोऑर्डिनेट 2,-3,3 है तो उसका मतलब क्या होता है, तो अगर आपको वो एग्जांपल याद है कल के वीडियो का, तो ये डायग्राम समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इमेजिन कीजिए ये p पॉइंट हवा में चल रहा है और आपका o पॉइंट ओरिजिन है और ये आपका x एक्सिस है, तो आपने p पॉइंट से क्या किया, x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। वो परपेंडिकुलर कहां पे गिरा, a पॉइंट पे जाके गिरा। ठीक है, वो परपेंडिकुलर a पॉइंट पे जाके गिरा, तो आपका AP जो होगा वो x एक्सिस पे 90 डिग्री बना रहा है और आपने ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए आपने OP को भी ज्वाइन किया। तो जब स्टूडेंट्स आपने OP को भी ज्वाइन किया तो आप ध्यान से देखो, OP आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये क्या है यहाँ पे ये अल्फा हो गया, यहाँ पे ये अल्फा हो गया। अच्छा, ओपी को जनरली पोजीशन वेक्टर को ये हमने किससे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे देख सकते हो आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। किससे किया है, आर वेक्टर से। तो आर वेक्टर से क्या मतलब, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, मैग्नीट्यूड तो आर होगा, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं ओए, तो ओए क्या है, ओए आपका पी पॉइंट को जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया था एक्स एक्सिस पे तो वो आया, तो ओए जो होगा वो आपका पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ओए क्या होगा, ओए विल बी इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो इस केस में हमने एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स ही मान के रखा हुआ है, तो OA की वैल्यू हो गई P। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखो तो एक छोटा सा ट्रिगोनोमेट्री का लॉजिक लगाकर आप एक्स, अल्फा और आर के बीच में रिलेशन लिख सकते हो। एक्स, अल्फा एंड आर के बीच में रिलेशन लिख सकते हो। क्या रिलेशन लिख सकते हो? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में उस अल्फा एंगल के लिए एक्स आपका बेस हो जाएगा और आर आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो एक्स डिवाइडेड बाई आर, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस क्या होता है? जल्दी बताओ एक बार। कॉस, राइट। तो यहां पे x बाई आर आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा। तो यहां से स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? फिर आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी r cos अल्फा, ठीक है। ये निकल कर आ जाएगा आपका r cos अल्फा। अच्छा, x का वैल्यू जब आपका r cos अल्फा आ गया, तो सिमिलरली थोड़ा सा ये बताइए कि ये हमको मिला जब हमारा पॉइंट P का परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया था x पे। सिमिलरली पॉइंट P का परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करवाएंगे y पे और z पे, जब वो करवाएंगे, तो सिमिलरली क्या मैं ये कह सकता हूं कि y इज इक्वल टू r cos बीटा मिलेगा एंड z इज इक्वल टू r cos गामा मिलेगा कि नहीं? बताइएगा। अगर आप सेम लॉजिक यूज करोगे और P पॉइंट से आप परपेंडिकुलर गिराओगे y एक्सिस पे भी एंड z एक्सिस पे भी, तो वहां से उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो r cos बीटा निकल कर आएगा और जो z कोऑर्डिनेट होगा वो r cos गामा निकल कर आएगा या नहीं आएगा? बताओ। बाकी दोनों का ट्रायंगल्स नहीं बना रहा हूं, हम सिमिलरली का हेल्प लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर ये फंडा क्लियर है, अब अगर आपको ये फंडा क्लियर है, तो यहां से स्क्वायरिंग करके ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है? अब आपको स्क्वायरिंग करके ऐड करना है। तो x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा था, अब हम स्क्वायरिंग करके अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अब देखो राइट साइड में हर जगह से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो राइट हैंड साइड में हर जगह से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिख रहा है आपको, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अल्टीमेटली क्या है? तो पोजीशन वेक्टर में हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया था, है ना। ये पोजीशन वेक्टर में ये चीज क्लियर हो चुका था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका ओपी का लेंथ है, वो आपका ओपी का लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ओपी के लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, तो ओपी का लेंथ यहाँ पे आर था, मतलब वो किसके इक्वल हो जाएगा? आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको यहाँ पे मिलेगा 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, है ना। 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और यही कॉस स्क्वायर अल्फा को मैंने ऊपर एल का नाम दिया था, कॉस स्क्वायर बीटा को एम का नाम दिया था एंड कॉस स्क्वायर गामा को एन का नाम दिया था। तो फाइनली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा? यही वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी, है ना। यही वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। इज द लॉजिक क्लियर? तो व्हाट आर डायरेक्शन एंगल्स? कोई भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम डायरेक्शन एंगल कहेंगे उस वेक्टर के लिए। और उन्हीं एंगल्स पे जब कॉस लगा दोगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या हो जाएगा? उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। और उसमें एक छोटा सा रिलेशन फॉलो होता है स्टूडेंट्स कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? हमेशा इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। ये प्रूफ यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है, ये प्रूफ वगैरह भी यहाँ पे डाल के रखा हो, ओके। प्रूफ वगैरह भी यहाँ पे डाल के रखो, आप इसको पढ़ोगे तो इसको समझ जाओगे। निधि पूछ रही कि सर ये डेरिवेशन बोर्ड्स में आता है? नहीं निधि, बिल्कुल भी नहीं आता है। ये वाला जो डेरिवेशन है बिल्कुल भी बोर्ड्स में नहीं आता है।
बट ये छोटा सा डेरिवेशन है जो मेरे को जितना याद है फिजिक्स में, मैकेनिक्स में एक बार सब करते ही हैं, है ना। ये रिलेशन आई थिंक फिजिक्स में भी आप लोगों ने याद रखा होगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, राइट। ठीक है, ये विजुअलाइज करना है। सबसे पहले तो आपको विजुअलाइज करना है कि ये पॉइंट से जब आप परपेंडिकुलर गिराओगे ए पे तो एक इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सिमिलरली बी पे गिराओगे तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और सी पे गिराओगे तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, तो हम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट का मैग्नीट्यूड मतलब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, इन तीनों के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। क्या रिलेशन देख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा है, y इज इक्वल टू आर कॉस बीटा है, एंड z इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा है, आर कॉस गामा है। इसी चीज को यहाँ पे लिखा भी गया है, ये देख सकते हो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P कैन बी रिटन एज LR, MR एंड NR। ठीक है, वो आपका L M और N क्या है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज पे मैंने अगला स्लाइड बना के रखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, इन लोगों ने लिखा हुआ है कि आपका एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियोज थोड़ी देर में आएगा तो वहां पे मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आई थिंक मैंने स्लाइड नहीं रखा है क्या गलती से, व्हाई डू आई फील दैट, शायद मैंने स्लाइड मिस कर दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा हेडलाइन दे देता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज। कितने लोगों को याद है डायरेक्शन रेशियोज, एनीवन? किसी को याद है क्या डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? एनीवन? नहीं पता, वो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अच्छा मेरे को एक बार जल्दी से यस नो करके बता दो, तो डायरेक्शन कोसाइन का फंडा समझ में आया है सबको? डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या ये तीन चीजें समझ में आई है? ठीक है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट, 15-16 लोगों का रिप्लाई आ गया। तो अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो समझने के लिए डायरेक्शन कोसाइन फंडा क्लियर होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो को मैं आगे चल के ना डीआर बोलते रहूंगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ठीक है, दे आर वैल्यूज proportional to डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज? तो सिंपल नंबर्स होते हैं, सिंपल नंबर्स होते हैं जो कि आपके डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल, इफ L, M, N, L, N, N are DCs of a vector, let's say कोई भी वेक्टर ले लो, R वेक्टर ले लो। ठीक है, इफ L, M, N आर DCs मतलब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, DCs मतलब डायरेक्शन कोसाइन। देन अब अगर मैं LMN के साथ कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो K इंटू L कॉमा K इंटू M कॉमा K इंटू N, ये आपके क्या हो जाएंगे, अब ये हो जाएंगे आपके डीआर्स ऑफ वेक्टर R, डीआर्स ऑफ वेक्टर R, वेयर K शुड बी नॉन जीरो। K को क्या होना चाहिए, K को होना चाहिए नॉन जीरो। ओके, तो सिंपल सी चीज तो याद रखना है वो सिर्फ इतना कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं,
तो डायरेक्शन रेशियोज आपके जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना किसी भी वेक्टर के, उन डायरेक्शन कोसाइंस को अगर आप सेम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तीनों नंबर्स को सेम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो जो वैल्यू निकल कर आएगा उसको आप डायरेक्शन रेशियो बोलोगे। जैसे कि मान लो आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाला, डायरेक्शन कोसाइन आपका आ रहा है 1/3, 2/3, 1/3, ठीक है, या ऐसे समझो 1/7, 2/7, 3/7, छोटा सा एग्जांपल लेना, 1/7, 2/7, 3/7। अब ये रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, बस सिंपल सा पॉइंट दे रहा हूँ, 1/7, 2/7, 3/7, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन थे। तो अब अगर आपने उसके साथ कोई भी नंबर अपने चॉइस का मल्टीप्लाई किया, चाहे आपने एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई किया, चाहे एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई किया, चाहे एक पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे मान लो आपने 10 मल्टीप्लाई किया, तो 10 मल्टीप्लाई किया तो 1/7 बनेगा 10/7, 2/7 बनेगा 20/7, 3/7 बनेगा 30/7। तो अब ये 10/7, 20/7, 30/7 ये आपके उसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। हो सकता है कि मान लो क्लास के किसी दूसरे स्टूडेंट ने 10 की जगह 15 से मल्टीप्लाई किया, तो 15/7, 30/7, 45/7 वो भी उस सेम वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज कहलाएगा। ठीक है, हो सकता है मान लो आनंद ने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, -10 से मल्टीप्लाई किया, तो -10/7, -20/7, -30/7 ये भी उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज फिक्स नहीं होते हैं। फिक्स क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन फिक्स होता है। डायरेक्शन रेशियो क्या है? वो सिर्फ ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज है जो कि आपके डायरेक्शन कोसाइन के साथ हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन के साथ हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे। क्या ये फंडा समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे उसी चीज को लिखा, यहाँ पे उन्होंने यही चीज बोली हुई है दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P कैन बी रिटन एज LR, MR एंड NR। वो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पीछे वाले डायग्राम में क्या थे? X, Y, Z था। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है आप उसको क्या कहोगे? हमेशा कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या कहोगे? उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज कहोगे। कोई भी पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं तो आप उन कोऑर्डिनेट्स को क्या कहोगे? आप उन कोऑर्डिनेट्स को कहोगे कि वो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का डीआरस है, डायरेक्शन रेशियोज है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। LR, MR and NR are called as direction ratios of R vector. Okay, the direction ratios are denoted as A, B and C respectively. Okay, these are denoted as A, B and C respectively. तो फिलहाल इसको हमने A का नाम दिया है, इसको हमने B का नाम दिया है एंड इसको हमने C का नाम दिया है। तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ अभी। Let me make this ABC. ओके, तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने 4 कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूं, 4 नहीं, अभी तक टोटल 5 कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। अभी तक हमने कवर किया है जो इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्या होता है, स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो ठीक है, बट जो मेन पॉइंट है दैट इज पोजीशन वेक्टर का लॉजिक, है ना, पता होना चाहिए आपको। अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर किसी भी पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए हम जिस वेक्टर का यूज करेंगे वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, दूसरा फिर हमने बात किया था कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं? तो डायरेक्शन एंगल क्या होता है? वही पोजीशन वेक्टर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा अगर एंगल बनाएगा तो वो अल्फा बीटा गामा को उस वेक्टर पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन एंगल कहलाया जाएगा। नेक्स्ट हमने अभी देखा डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? तो उन्हीं डायरेक्शन एंगल्स पे जब कॉस लगा देंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो वो उस पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाए जाएंगे। एंड फाइनली अब हमने यहाँ पे देखा कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है? तो डायरेक्शन रेशियोज आपके डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आपके डायरेक्शन कोसाइंस अगर मान लो 2, 3, 4 था, तो 2, 3, 4 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2k, 3k, 4 के अब आपके क्या हो जाएंगे? आपके उस ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। तो नोटिस करना कि प्रॉपर ऑर्डर में चला है। डायरेक्शन एंगल समझने के लिए पोजीशन वेक्टर समझना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन में डायरेक्शन एंगल यूज हो रहा है, एंड डायरेक्शन रेशियो का डेफिनेशन में डायरेक्शन कोसाइन यूज हो रहा है। सॉरी, डायरेक्शन कोसाइन के डेफिनेशन में डायरेक्शन एंगल यूज हो रहा है एंड डायरेक्शन रेशियो के डेफिनेशन में डायरेक्शन कोसाइन यूज हो रहा है। तो आई थिंक ये 4 पॉइंट्स अभी तक क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों को। अगर क्लियर हो चुका है तो जल्दी से यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, मेरे को आंसर बताओ क्या होगा।
राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। कोई भी दो वेक्टर्स लिखिए जिनका डायरेक्शन सेम है। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी एग्जांपल ऑफ योर चॉइस। Write two different vectors having same direction. वेरी गुड निधि। निधि ने आंसर किया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। है ना? आनंद ने आई जे के 3 जे किया है। रिवांश कह रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 4 प्लस के 6। ये भी करेक्ट है रिवांश। सबको ये समझ में आ रहा होगा कि देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, है ना? देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। अच्छा देखो, अब सॉल्यूशन देखो एक बार थोड़ा। सॉल्यूशन में क्या हुआ है, ये जैसे निधि ने जो अभी एग्जांपल दिया है उसी वही यहाँ पे रखा हुआ था। अब इसको प्रूफ, जस्ट इन केस अगर मुझे प्रूफ करना पड़ गया कि इसके डायरेक्शन सेम कैसे है ना, अगर पूछ दिया कि इसका डायरेक्शन सेम कैसे है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा। हमको दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा। तो एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, how to show that two given vectors have the same direction. How to show that the two given vectors have the same direction, कैसे दिखाओगे आप? तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा, तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा, we can find the direction cosine of the two vectors of the two given vectors, and if they are same, then it is proved that the two vectors are having the same direction. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग। अगर हमको ये प्रूफ करना पड़ गया कि दो वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम कैसे होंगे, तो हम वहां पे उन वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, और अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस सेम आ गए, ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि फिर वो दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम है। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम हुआ मतलब कि डायरेक्शन एंगल सेम होगा। डायरेक्शन एंगल सेम हो गया मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं, काम खत्म, है ना? यस शुभम, पैरेलल होगा तभी। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सेम एंगल बनाएगा ना। अगर दो वेक्टर शुभम पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों के साथ सेम एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और अगर वो तीनों के साथ सेम एंगल बनाएगा मतलब डायरेक्शन एंगल सेम, डायरेक्शन एंगल सेम मतलब डायरेक्शन कोसाइन सेम हो जाएगा, है ना? हम डीआर का बात नहीं करें, डीआर अलग अलग हो सकता है लेकिन डायरेक्शन कोसाइन सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखी गई है। यहाँ पे देखो L कैलकुलेट किया गया है, M कैलकुलेट किया गया है, N कैलकुलेट किया गया है, किसके लिए? ए वेक्टर के लिए, इस वेक्टर के लिए। तो वो निकल कर आया है आपका, L निकल कर आया है ऊपर पे 1/√3, M निकल कर आया है 1/√3 एंड N निकल कर आया है 1/√3। ये किसके लिए आया है? ये आया है फॉर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब ये चीज अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये कैसे निकला है, तो यूनिट वेक्टर का अगर लॉजिक किसी को याद है तो हम कहीं ना कहीं यूनिट वेक्टर के लॉजिक से इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम यूनिट वेक्टर के लॉजिक से सॉल्व कर रहे हैं। राघवेंद्र कह रहा है आई प्लस जे प्लस के एंड 2i प्लस 2j प्लस 3k कैन बी इन सेम डायरेक्शन। नो, दे कैन नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज अगर आप वहां पे राघवेंद्र आई जे के का अगर वो देख रहे हो डायरेक्शन कोसाइन देखोगे तो 1/√3 1/√3 1/√3 आएगा LMN का वैल्यू।
लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे ना तो वो अलग आ जा रहा है, वो पहले वाले के साथ सेम नहीं आएगा। ठीक है, या ये कह सकते हो स्टूडेंट्स कि हम क्या कर सकते हैं, हम इन वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे, इन वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, और उस यूनिट वेक्टर से आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन यूनिट वेक्टर को एक बार हम डिस्कस कर लेंगे ना, विल बी क्लियर, विल डिस्कस आफ्टर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बाद ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम समझ सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से जिन जिन लोगों का मुझे आंसर आया है उन सब लोगों का फिजिक्स के लॉजिक से उन्होंने आंसर कर दिया, यू गेव द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी अभी फिलहाल अगर शॉर्ट में आपको इस समझना हो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या होगा, तो आपने कोई भी एक वेक्टर लिख दिया, जैसे निधि ने मान लो आई जे के लिखा, और आपने उसके साथ एक सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे 2 मल्टीप्लाई किया तो 2i प्लस 2j प्लस 2 क्या आ गया, आनंद ने 3 मल्टीप्लाई किया था तो उसने सेकंड वेक्टर लिखा था 3i प्लस 3j प्लस 3k लिखा था। ठीक है, तो आपने एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिया अभी एक तरीके से, ये लॉजिक लगा लो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर दिस। अब अगर हमको इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि ये मेरा आर वेक्टर है, मान लो ये मेरा आर वेक्टर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड फाइंड आर फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। अब आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसी को हम कहते हैं कहीं ना कहीं आर कैप कहते हैं। ठीक है, आर कैप, कैप वो जो ऊपर जो छोटा सा है ना इस तरीके से आधा ट्रायंगल या हिल जैसा जो शेप बनाया हुआ है, इसको हम कैप बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये आर कैप की वैल्यू क्या होती है, तो दिस इज इक्वल टू आर का वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या होता है, इट इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर आपका आर वेक्टर आई जे कैप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर है, तो उस केस में जो आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो आप सिंपली रूट लगाओगे, रूट लगाकर इन सारे वैल्यूज जो कोफिशिएंट है आई जे के का उनका स्क्वायर के साथ ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर तो हम लिखेंगे आई प्लस जे प्लस आई प्लस 2j प्लस 3k होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, तो ये आपका हो जाएगा 1/14 आई कैप। अब अलग अलग करते ना, 1/√14 सॉरी 1/√14, 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के कैप। ओके, 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के कैप। तो आपको कभी भी किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, आप कैसे निकालोगे, आप उस वेक्टर का निकालोगे यूनिट वेक्टर, और वही यूनिट वेक्टर में आई जे के साथ जो लगा होगा वो हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो देयरफॉर डीसीज आर direction cosines are 1/√14, 2/√14, 3/√14। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बता दिया। अब अगर आप ये वाला प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में लगाते हो तो आपको दिख जाएगा कि दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में शो करने के लिए हमने जो उनका डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट किया था वो ही प्रोसेस यहाँ पे है। कैन आई प्रोसीड फर्दर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता हूं। ठीक है, तो ये सवाल थे किसके ऊपर, आपके डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर। अब आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब इसी में कहीं ना कहीं यूनिट वेक्टर था, क्वेश्चन का पोजीशन थोड़ा सा गड़बड़ है।
टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमको ये सारे वेक्टर्स देखने हैं, सारे में से ये फ्री वेक्टर, चलो ये कह सकते हो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये बाकी जो वेक्टर है, जीरो, यूनिट, को इनिशियल, को लीनियर, इक्वल एंड नेगेटिव, सारे एनसीईआरटी में दिखते हैं। ठीक है, कितने लोगों को याद है सारे वेक्टर्स? आदर्श, जीरो वेक्टर क्या होता है? अनम्यूट करके बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। जीरो वेक्टर क्या होता है? सर जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा डेफिनेशन? अच्छा सर, सॉरी सर, वो मैं मैट्रिक्स का बोल दिया। ये देखो, ये सो रहा है अब तुम कुछ नहीं बोल सकते, सबको पता चल गया, तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है, लेट के पढ़ाई कर रहे हो। सर सोया नहीं हूँ सर, तबीयत खराब है? नेक पे प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है। एनीवन एल्स? निखिल? निखिल क्या है इसका, पता है वो? यस सर। क्या होता है जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर नहीं पता, कोई नहीं, ये देखो, व्हाट इज जीरो वेक्टर? A vector whose initial and terminal point coincide is called a zero vector or null vector. कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो, कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अगर सेम हो, तो उसको हम कहेंगे जीरो वेक्टर। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जीरो, उसके ऊपर सिंबल आएगा इसका, तो इट इज डिनोटेड बाय दिस। अब जीरो वेक्टर का क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है, तो इसीलिए आप इसका डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइन्ड अ डेफिनेट डायरेक्शन एज इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, है ना। डायरेक्शन क्या होता है? वेक्टर में डायरेक्शन होता है आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का मतलब वो डायरेक्शन होता है ना। अब यहाँ पे अगर दोनों पॉइंट सेम है तो डायरेक्शन क्या हुआ? फिर नहीं बता पाओगे। आकाश पूछ रहा है सर मैग्नीट्यूड जीरो कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो आकाश, बिल्कुल कह सकते हो। जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, है ना, हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। सिंपल था, याद रहेगा सबको। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट इज वन यूनिट, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ओके, इसी को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो कोई भी वेक्टर के लिए, कोई अगर ए वेक्टर है, तो कोई अगर एक ए वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए के ऊपर हम ऐसे छोटा सा हिल बनाएंगे। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? तो आपको उस वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ओके, कभी भी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? बाय डिवाइडिंग द गिवन वेक्टर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर मैं 3 स्लाइड्स पीछे जाऊं और इस क्वेश्चन को देखूं, तो यहाँ पे जब हम इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे थे, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था स्टेप? फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा था? हमको इस वेक्टर को डिवाइड करना पड़ा था इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ये जो मेरे पास आया ना, इसको हम कहेंगे आर कैप। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे हम लोग आर कैप, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही था यूनिट वेक्टर। डन। तो a unit vector p having the same direction as vector p is given as this thing. कोई भी ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा। ठीक है, a unit vector p having the same direction as p is given as, मतलब p वेक्टर के डायरेक्शन में हमको अगर यूनिट वेक्टर चाहिए, p वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा?
हमको उस वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। वेयर पी कैप रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर, पी वेक्टर इज द वेक्टर एंड पी वेक्टर पे जो मॉड लगा हुआ है ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ओके, तो फाइनल यूनिट वेक्टर के अंदर एक लास्ट कॉन्सेप्ट, यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, कंसीडर पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन द एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा आपको। अब इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए मार्क किया गया है, बी एक्सिस पे वाई एक्सिस पे पॉइंट बी मार्क किया गया है और जेड एक्सिस पे पॉइंट सी मार्क किया गया है और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे जो ओए वेक्टर होगा, आपका जो वेक्टर ओए होगा या ओए वेक्टर जो होगा ये एक्चुअली में क्या है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो आप ही बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड है 1। अब मैग्नीट्यूड 1 है तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है इसलिए कहलाएगा देयरफॉर इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें वेक्टर ओबी की, तो वेक्टर ओबी क्या हो जाएगा, वेक्टर ओबी, अच्छा ओए की अगर बात करें इट इज अ यूनिट वेक्टर along the, it is a unit vector along the x axis, along the x axis. Similarly आपका जो OB वेक्टर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको OB वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा OB कैप, तो OB कैप की अगर हम बात करें इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को भी, किसी तरीके का डाउट आ रहा है क्या कि आखिर यूनिट वेक्टर कैसे हुआ, तो ये यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए हमने क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे हमने पॉइंट मार्क किया ए बी सी, जिसके ए पॉइंट जो है आपका ओरिजिन से 1 यूनिट दूर है, बी पॉइंट आपका ओरिजिन से 1 यूनिट दूर है, सी पॉइंट भी आपका ओरिजिन से 1 यूनिट दूर है। तो ए का कोऑर्डिनेट उस हिसाब से 1,0,0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि पॉइंट स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के ऊपर आ रहेगा, अगर मान लो जैसे बी पॉइंट है तो बी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर आने के कारण इसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई को जेड कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, 0 होंगे, तो इसीलिए उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया है, उसका कोऑर्डिनेट लिखा गया है 0,1,0, ठीक है, लिखे हम लोग 0,1,0, ठीक है। तो जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स को ये कि कोई भी वेक्टर अगर हमें दिया गया है उसका मतलब यूनिट वेक्टर अगर हमको निकालना है तो उसका प्रोसेस मैंने पिछले वाले स्लाइड में एक्सप्लेन कर रखा है। ये क्या है, ये बस इतना बता रहा है कि आपके एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। तो वो एक वेक्टर होगा जिसका डायरेक्ट, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन होगा, तो वो वेक्टर होगा जिसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट का, उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट का, ठीक है। अब आपको ध्यान होना चाहिए, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो ये चीज कि यहाँ पे जैसे OA वेक्टर है, OA वेक्टर जो है इसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आई कैप। OB वेक्टर जो है इसको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं जे कैप, एंड OC वेक्टर जो है इसी को हम बोलेंगे कहीं ना कहीं के कैप। ओके, आई कैप, जे कैप, के कैप। एनी इश्यूज, प्रोसीड करें फिर आगे। अभी तक क्या क्या चीजें देख चुके हैं, अभी हमारे पास कितना टाइम है, 5 मिनट बाकी है, तो आज की क्लास का एक बार क्विक पहले रिवीजन कर लिया जाए। तो हमने स्टार्टिंग में वेक्टर क्या होता है, स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देखा, फिर पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो देखा। इसके बाद 2 क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन देखने के बाद हमने टाइप ऑफ वेक्टर शुरू किया जिसमें हमने जीरो वेक्टर पढ़ा। जीरो वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है। फिर हमने डिस्कस किया यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और फिर मैंने बोला कि किसी भी वेक्टर पी वेक्टर का अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना हुआ तो आप कैसे निकालोगे, आप उस वेक्टर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हमने डिस्कस किया यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसको आई कैप, जे कैप, के कैप कहते हैं, ठीक है। चलो तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ फिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट यार, मैंने बहुत बार लोगों को गलती करते हुए देखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत बार लोगों को गलती करते हुए देखा है। अगर आप अपना एनसीईआरटी का पीवाईक्यू उठाओगे ना तो पिछले 5 साल में
कम से कम 2-3 बार तो आपको यही पूछा है उसने 1 नंबर के लिए कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, और बाकी क्वेश्चन में तो भर भर के यूज होते रहता है। What is the answer, students? ओके परफेक्ट। तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने पे आ गए तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144 -3 का स्क्वायर 9 एंड -4 का स्क्वायर 16। तो 160 और 9 169 का रूट आएगा 13। इसका मतलब है कि जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 12/13 आई कैप -3/13 जे कैप -4/13 के कैप। ये क्या हो जाएगा? ये आपका इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, रूट 14 नहीं है, रूट 13 से डिवाइड करेंगे, रूट 13 से, सॉरी मतलब 13 से डिवाइड करेंगे। आदर्श रूट 14 आ रहा है ना आपका? चलो एटलीस्ट नींद में भी तो कुछ कुछ सॉल्व हो रहा है, गलती सही। ओके, को इनिशियल वेक्टर्स। व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर्स? तो वर्ड पे ही छुपा हुआ है को इनिशियल, है ना? तो टू वेक्टर्स having the same initial point, two or more vectors having the same initial point are called as co-initial vectors. Okay, इन्हीं को कहा जाता है co-initial vectors। डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। ये OA, OB, OC, OD, OE ये सारे के सारे co-initial vectors है बिकॉज इन सबके जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है OA, OB, OC, OD and OE vectors are co-initial vectors as they will start from common point O। ये कॉमन के बाद लिखा नहीं है, कॉमन पॉइंट O। ठीक है, व्हाट आर कोइनिशियल वेक्टर्स? टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड एज कोइनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन irrespective of the magnitude and direction। तो वेरी इंपॉर्टेंट, लोग इसको एक छोटा सा गलती करते हैं, उनको लगता है कोलिनियर वो होता है जिनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं। कोई भी दो वेक्टर को कोलिनियर कब बोलोगे? जब वो दोनों वेक्टर सेम लाइन के पैरेलल होगा। दोनों वेक्टर सेम लाइन के पैरेलल होगा। अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, मैटर नहीं करेगा। मैटर सिर्फ ये करेगा कि अगर ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर के साथ पैरेलल है, तो सेम लाइन के साथ पैरेलल है, तो ये दोनों को हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ठीक है, इनको हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे ये इस डायग्राम को देखो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ऑल द थ्री आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ये वाला वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 8, डायरेक्शन इस साइड है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ये वाला है जिसका मैग्नीट्यूड मान लो 2 रखा गया है, डायरेक्शन नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन एरो ये दिया हुआ है क्या? तो यहाँ पे एरो गड़बड़ हो गया। और इसको प्लस कर देता हूं और इसको माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 8, डायरेक्शन राइट साइड, मैग्नीट्यूड 2, डायरेक्शन राइट साइड। मतलब मान लो ये एक्स एक्सिस के राइट लेफ्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक्स एक्सिस के राइट और लेफ्ट की बात कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड 6, डायरेक्शन लेफ्ट साइड। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, या कह सकते हो तीनों एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होंगे। तो इस हिसाब से इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, इनको हम कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं। आदर्श कह रहे हैं कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनको बोल सकते हैं ना, बिकॉज बीच में कोई पैरेलल होगा तो दोनों के लिए होगा। परफेक्ट, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जांपल कंसीडर 3 वेक्टर्स एज शोन इन द फिगर, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट एज वेल एज देयर डायरेक्शंस। ये तीनों वेक्टर्स क्या है? एक दूसरे के साथ पैरेलल है,
भले ही तीनों का मैग्नीट्यूड अलग है और डायरेक्शन अलग है, बट दे आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इनको कोलिनियर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो एक ठीक है, तो यहीं पे फिर आज की क्लास को एंड करते हैं and we will start our discussion, continue our discussion from equal vectors in our next class. Okay, इतने तक का स्लाइड मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आदर्श कह रहे हैं कोलिनियर के लिए 3 होना जरूरी है, नहीं, कोलिनियर के लिए 3 होना जरूरी नहीं है आदर्श। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, 2 और मोर वेक्टर्स, तो 2 वेक्टर्स को भी कोलिनियर कहा जा सकता है। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा देवांश।